उपभोक्ता अपने व्यवहार के दौरान कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि किसी वस्तु के लिए वो जितना मूल्य देता है वो वस्तु उसके लिए उससे ज़्यादा उपयोगी है। इसी अवधारणा को प्रोफेसर मार्शल ने विकसित किया और एक नया कंसेप्ट अर्थशास्त्र में आया जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता के अतिरेक के नाम से जानते हैं। मार्शल का कहना था कि उपभोक्ता जितना मूल्य देने के लिए किसी वस्तु के लिए तैयार होता है, कई बार उसको उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है और इसलिए जो उसे अधिक उपयोगिता मिलती है उसे उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ता को एक तरह से लाभ प्राप्त होता है उसके उपभोग के दौरान। जितना वो मूल्य दे रहा है उपयोगिता उस वस्तु की उसके लिए उससे ज़्यादा है। मार्शल ने अपने इस विश्लेषण में उपयोगिता के संदर्भ में जो भी उनकी अवधारणाएं रही हैं, जैसे उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को मुद्रा की इकाइयों के रूप में मापा जा सकता है, इसे संख्या के रूप में बताया जा सकता है, उपभोग के दौरान क्रमागत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। इन अवधारणाओं के अतिरिक्त के साथ और उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है, अपने सारे निर्णयों के बारे में वो अवगत होता है और वही निर्णय लेता है जो उसके संतुष्टि को उपयोगिता को अधिकतम करता है। तो इस प्रकार मार्शल का यह कहना था कि उपभोक्ता को यदि जितनी वो मूल्य देता है उससे अधिक उपयोगिता मिलती है तो इस अंतर को हम उपभोक्ता के अतिरेक के नाम से पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। इस अवधारणा को दो तरह से हम देख सकते हैं। किसी एक इकाई के रूप में देख सकते हैं कि अगर हमको किसी वस्तु की एक इकाई खरीद रहे हैं, इस इकाई पर यह देखने का प्रयास करें कि उपभोक्ता को कितना अतिरेक मिल रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु को जब हम बाज़ार में खरीदते हैं तो वो हमें 10 रुपये में मिलती है, लेकिन उपभोक्ता को ये लगता है कि अगर ये 12 रुपये में मिलती तो भी वो खरीद लेता, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसके लिए 12 रुपये के बराबर है। तो इस प्रकार से अगर 12 रुपये उसकी कीमत होती तो भी उपभोक्ता खरीदता, लेकिन बाज़ार में ये वस्तु उसको 10 रुपये में मिल जाती है तो इस इकाई पर एक तरह से उसको 2 रुपये का लाभ होता है और वो इस वैयक्तिक इकाई से उपभोक्ता के मिलने वाला अतिरेक है। लेकिन जब उपभोक्ता कई इकाइयाँ खरीदता है और हम लोग जानते हैं कि सारी इकाइयों के मूल्य एक होते हैं और हम जानते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयाँ हम लोग खरीदते हैं, अगली इकाइयों की सीमांत उपयोगिताएं घटती जाती हैं और अगली इकाइयों के लिए उपभोक्ता कम मूल्य देने के लिए भी तैयार होता है। और यदि सारी इकाइयाँ बाजार में एक कीमत पर बेची जाती हैं तो बाजार का मूल्य जो है वो अंतिम इकाई के सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होता है। तो अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता जो है वो कम रहेगी, इसके पहले वाली इकाइयों की उपयोगिताएँ ज़्यादा रहेंगी और सारी इकाइयाँ यदि एक मूल्य पर खरीदी जाएं सीमांत इकाई के मूल्य के आधार पर, तो पिछली इकाइयों पर उपभोक्ता को अतिरिक्त प्राप्त हुआ है और इन सारी इकाइयों पर जो अलग अलग अतिरिक्त प्राप्त हुआ है उनको यदि हम जोड़ दें तो ये उपभोक्ता का कुल अतिरिक्त होगा जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है। हम इसको एक सारणी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने ये लिखा हुआ है कि ये क्वांटिटी है किसी भी वस्तु की 1 2 3 4 5 6 और पहली इकाई अगर वो खरीदता तो उसको उपयोगिता मिलती 20 और वो 20 मूल्य देने के लिए तैयार भी होता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता के बराबर वो मूल्य देता है।
दूसरी की इकाई की उपयोगिता घट गई, सीमांत उपयोगिता 20। इसी तरह तीसरी की ओर घट के 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10। ये एक क्रम है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिताएं अगली इकाइयों की उत्तरोत्तर घटती जा रही हैं। बाजार में जो मूल्य है जिस पर वो खरीदारी कर रहा है वो बाजार मूल्य 12 है, वो सारी इकाइयों के लिए 12 होगा और इस प्रकार से ये प्राइस जो है सभी इकाइयों की 12 है। और अगर हम हर एक इकाई पर देखें कि कितना मूल्य वो वास्तव में देता है और कितना मूल्य वो देना चाह रहा था, देने के लिए तैयार था, तो जो मूल्य देने के लिए तैयार था वो सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा। जो मूल्य वो दे रहा है वो कीमत के बराबर है और दोनों का अंतर अगर हम निकाल दें तो ये 20 में से 12 गए, ये 8, इसी तरह 6, 4, 14 में से 12 गए 2, 12 में से 12 गए 0। और अब इसके आगे वो नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम इकाई जितना मूल्य वो देने के लिए मिल रही थी उतने मूल्य वो दे रहा था। अगर उससे कम सीमांत उपयोगिता मिलेगी, 12 से 10 हो जाएगी, तो 12 मूल्य पर इस 10 वाली इकाई को नहीं खरीदेगा। मतलब छठवीं इकाई जिसकी सीमांत उपयोगिता 10 है उसे वो 12 रुपए पर नहीं खरीदेगा, तो वो कुल खरीदारी 5 इकाइयों तक करेगा। और 5 इकाई तक अगर वो कुल खरीदारी करे तो ये जो उपभोक्ता का अतिरेक है 20 में से 12 गए 8, इस तरह ये कंज्यूमर सरप्लस है 8, 6, 4, 2, इसको जोड़ोगे आप तो ये 20 आएगा। और हमारे इस उदाहरण में जब उपभोक्ता 5 इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसका कुल जो है उपभोक्ता का अतिरेक 20 के बराबर मिलेगा। ये सारी यूनिट्स मुद्रा के इकाइयों में होगी, हम कह सकते हैं 20 रुपए के बराबर अतिरेक मिल रहा है। इस चित्र को मार्शल ने मांग वक्र के आधार पर बनाया। इसी सारणी को अगर हम चित्र का रूप दे दें, आंकड़े वो नहीं हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जो प्रवृत्ति वहाँ है डिमांड कर्व की, सीमांत उपयोगिता की, प्राइस की, वो एज इट इज यहाँ भी होगी। आए हम बाएं वाले चित्र का यहाँ देखें, ये मार्शल का दृष्टिकोण है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये 2 एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर वस्तु की इकाइयां दिखाई गई हैं, क्वांटिटी दिखाई गई है एक्स एक्सिस पर। तो ये है यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, वस्तुओं की इकाइयां हैं और इस पे प्राइस है। और क्योंकि प्राइस वही होती है, प्राइस भी है और मार्जिनल यूटिलिटी भी है, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो वक्र है, अब इस पर हमारी एक वक्र है डिमांड का और एक वक्र है सप्लाई का। तो ये जो डी डैश है ये उपभोक्ता का मांग वक्र है और जो एस डैश है ये पूर्ति वक्र है बाजार का। और मांग और पूर्ति का जहां संतुलन है वो बिंदु है ई, और मांग पूर्ति संतुलन से इस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित हुआ है वो है ओपी। बाजार में मूल्य ओपी होगा, इसी मूल्य पर ये वस्तु बेची जाएगी। हमारे इस उदाहरण में यदि उपभोक्ता इस अंतिम इकाई पर ओ क्यू मात्रा खरीदे, जैसे वहां 5वीं इकाई खरीद रहा था जिस पर मांग पूर्ति बराबर और जो मूल्य निर्धारित है, तो यहाँ मूल्य होगा ओपी और इस मूल्य पर मांग पूर्ति के संतुलन के माध्यम से उपभोक्ता खरीदेगा क्यू इकाई। और इस इकाई पर उपभोक्ता मूल्य कितना देगा, देखिए एक वस्तु का मूल्य है ओपी और कुल खरीद रहा ओ क्यू, इतनी इकाई खरीदेगा और मूल्य कितना देगा, एक इकाई की ओपी, और इस प्रकार से कुल मूल्य कितना देगा, ये क्षेत्रफल होगा ओपीईक्यू। ये देखिए ये वो मूल्य है जो उपभोक्ता क्यू इकाइयों को खरीदने के बदले देगा। अब हम देखें कि उपभोक्ता कितना मूल्य देने के लिए तैयार था इन इकाइयों के लिए। तो हम देखेंगे पहली इकाई पर कितनी उसकी उपयोगिता थी, दूसरी की कितनी सीमांत उपयोगिता थी, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, 6वीं की, और ये इसके मांग वक्र से प्रदर्शित होता है। आपको मैं ध्यान दिला दूं, या जिन्होंने पीछे नहीं देखा या नहीं जानते हों उनको बता दूं कि मांग वक्र जो होता है यही सीमांत उपयोगिता का वक्र भी होता है, क्योंकि उपभोक्ता उतने मूल्य देता है, देना चाहता है जितना उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। और सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में हम मापते हैं, इस नाते मुद्रा की इकाई में वो भी दिखाई जाती है, मुद्रा की इकाई में मूल्य भी दिखाया जाता है, इस नाते दोनों एक ही होते हैं उपभोक्ता के लिए।
तो ये मांग वक्र जो है ये सीमांत उपयोगिता को दिखाता है, या आप ऐसे कह लें कि मांग वक्र वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर उस मूल्य को दिखाता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है उस इकाई के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहता कि यहाँ उपभोक्ता है तो मैं कहता इतना मूल्य देने के लिए इस इकाई के लिए वो तैयार है। और सारी इकाइयों को यदि हम जोड़ें और इकाइयां जब हम 1 1 2 2 3 3 करते हैं तो ये भी धारणा होती है कि इकाइयां पूर्णतया विभाज्य हैं, हम उसको छोटे टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक अनवरत चलेंगे, बीच में कहीं कोई एक तरह से कहें टूटन नहीं है, वक्र टूटा हुआ नहीं, कंटिन्यूअस है वो। और इसलिए अभी इतना हम जान लें कि सीमांत ये जो वक्र है डिमांड कर्व जो सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है, उस वक्र के नीचे के पूरे क्षेत्रफल को यदि हम ज्ञात करें तो ये क्षेत्रफल कुल उपयोगिता को दिखाता है। या आप ये कह लें कि उस वस्तु को उपभोग करने से उपभोक्ता को जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे मुद्रा की इकाइयों में माप करके हम बता रहे हैं, और वो ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता OQ इकाइयों का उपभोग करे तो उसको जो कुल संतुष्टि मिलेगी वो इस OQ तक डिमांड कर्व के नीचे का क्षेत्रफल होगा। OQ तक क्षेत्रफल का मतलब ये देखिए D से लेके E तक, इसको ऐसे नीचे अगर हम रंग दें तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, O, यहां से आएंगे D, यहां से आएंगे E, यहां से आएंगे Q। ये जो क्षेत्रफल है ये है टोटल यूटिलिटी, और ये वही है जो उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है OQ इकाइयों के उपभोग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को जो कुल उपयोगिता मिल रही है वो इतनी है ODEQ, और उपभोक्ता जो मूल्य दे रहा है वो है OPEQ। देखिए ये है OPEQ, और उपयोगिता मिल रही है ODEQ। और अब कहेंगे कि लाभ कितना मिला, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, ये वाला जो मिल रहा है, और जो देता है वो कम है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ ये घटाएंगे इसी में से, कितने में से, ODEQ माइनस ऊपर का OPEQ, और अब बराबर आएगा कितना, ये जो त्रिभुज जैसा हिस्सा मिल रहा है PDE। तो इस प्रकार हमारे इस चित्र में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इसके बराबर है जो है PDE। तो इस प्रकार से हमने एक चित्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि उपभोक्ता को इस कंज्यूमर सरप्लस को, उपभोक्ता के अतिरेक को हम डिमांड कर्व की सहायता से दिखा सकते हैं। इसी विश्लेषण को, जैसे एक तर्क चलता है कि लोग कहते हैं कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, तो उस मापनीयता के आधार पर ये चित्र बना है, तो ये कंसेप्ट कहाँ अच्छा नहीं है या उचित नहीं है। और आप जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के जो आलोचक थे प्रमुख, और जिन्होंने उसके स्थान पर एक नई संकल्पना दी अनजमान वक्रों की, प्रोफेसर J.R. हिक्स। लेकिन प्रोफेसर J.R. हिक्स ने माना कि मार्शल जो बात कह रहे हैं उसमें वास्तविकता है, और व्यवहार में उपभोक्ता कई बार ऐसा पाता है कि बाजार में कोई वस्तु जिस मूल्य पर वो खरीदता है वो उससे अधिक मूल्य देने के लिए तैयार था, या उससे अधिक उपयोगिता मिल रही थी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सीमांत उपयोगिता के मापनीयता के इस संख्यावाचक दृष्टिकोण को स्वीकार न करें तो भी हम इस उपभोक्ता के अतिरेक की संकल्पना को अनजमान वक्रों की सहायता से दर्शा के दिखा सकते हैं कि ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरी जो विधि है उपभोक्ता के अतिरेक को प्रदर्शित करने की, प्रोफेसर हिक्स की, उस विधि के बारे में आपको बता रहे हैं। अनजमान वक्रों के संदर्भ में जैसा हम जानते हैं कि ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, और इस प्रकार से एक अक्ष पर एक वस्तु होती है, दूसरे अक्ष पर दूसरी वस्तु होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हिक्स ने ये कहा कि इस संदर्भ में हम ये मान लें कि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु मुद्रा है।
पहले भी एक तरह से नजमान वक्र पर भी दूसरी तरह जब हम मूल्य रेखा बनाते हैं तो कहते हैं कि एक निश्चित आय से इतनी वाई खरीद सकते हैं, इतना एक्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब उस अक्ष पर जो हम वस्तु दिखा रहे हैं वो मुद्रा का वस्तु के रूप में प्रदर्शन है, और अगर हम उसी को किसी एक वस्तु के स्थान पर मुद्रा लिख दें तो हमारे विश्लेषण में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस पर उपभोक्ता के अतिरेक के संदर्भ में वाई अक्ष पर मैं मनी इनकम दिखा दूं, अगर यह एक वस्तु मान ली जाए, और दूसरी अक्ष पर हम एक वस्तु दिखा दें, एक्स वस्तु मान लीजिए हमारे उदाहरण में। तो एक वस्तु एक्स है जिसको उपभोक्ता खरीद रहा है, और किससे खरीद रहा? मुद्रा से। तो दूसरी तरफ मुद्रा का विकल्प है, तो दूसरे अक्ष पर मुद्रा है। अब जरा देखिए, यहां जाने के पहले मैं आपको समझा दूं, ये है स्थिति। अगर इस पर मुद्रा है और इधर इस पर वस्तु है और ये अनधिमान वक्र है, तो इसका ये मतलब है कि जब उपभोक्ता यहां होगा तो उसके पास वस्तु शून्य होगी, वस्तु नहीं होगी। कितनी होगी? इसके पास इतनी मुद्रा है, या यही उसकी मौद्रिक आय है। लेकिन इसके आगे यदि वो बढ़े, यहां पहुंचे, तो अब इसके पास इतनी मुद्रा होगी और इतनी वस्तु होगी। मान लीजिए मुद्रा की मात्रा हो गई O2, वस्तु की मात्रा हो गई OX1। तो कितनी मुद्रा अब नहीं रह गई उसके पास? मतलब जब यहां था तो मुद्रा की मात्रा, वस्तु की मात्रा शून्य थी, और जब इस बिंदु पर आ गया A पर, तो अब उसके पास वस्तु की OX1 मात्रा हो गई और मुद्रा की मात्रा पहले से घट के OM2 हो गई। इसका मतलब इतनी मुद्रा अब उसके पास नहीं रह गई। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि OX1 के लिए वो इतनी मुद्रा देने के लिए तैयार है। मतलब इतनी मुद्रा खर्च किया तो उसके स्थान पर इतनी एक्स मिली। ऐसे अनधिमान वक्र में वहां भी होता था, इतना वाई छोड़ेगा तो इतना एक्स लेगा, फिर वह इतना वाई छोड़ेगा इतना एक्स लेगा। जो छोड़ेगा और जो लोगा वो दोनों की संतुष्ट से बराबर होगी। इसका मतलब इतनी मुद्रा और इतना वस्तु बराबर है, या हम कह सकते हैं इतनी वस्तु का मूल्य इतना है। ये अनधिमान वक्र प्रदर्शित करेगा। अब आइए चित्र पर, यह है इसका चित्र। उन्होंने कहा कि जब वो बाजार में जाता है तो वस्तु का जो भी मूल्य है और उसकी जो भी मौद्रिक आय है, अपनी मौद्रिक आय से एक्स वस्तु को अगर पूरी मौद्रिक आय खर्च करे और एक्स वस्तु की खरीदारी करे तो कितना एक्स खरीद सकता है, वो राशि आई यहाँ एल। इतनी राशि जब खरीदेगा तो मुद्रा की मात्रा हो जाएगी शून्य, कोई मुद्रा उसके पास नहीं रह जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि या तो उसके पास इतनी आय होगी ओपी, और अगर पूरी खर्च कर दे तो उसके पास इतनी वस्तु की मात्रा होगी OL, और अगर दोनों किसी कॉम्बिनेशन को ले तो वो होगा रेखा PL। यही हमारी मूल्य रेखा या बजट रेखा। तो यहाँ पर ये बजट रेखा या मूल्य रेखा PL हमें दिखाएगी कि मुद्रा और यक्ष के वे विभिन्न संयोग हैं जो उपभोक्ता के लिए बराबर हैं। तो अब देखिए ये कि बाजार में जाने से पूर्व की कल्पना करिए कि उपभोक्ता का अनधिमान वक्र ये है, पहला IC1, जहां उसके पास ये विकल्प है बीच में तमाम कि अगर यहां होगा तो इतनी मुद्रा के बदले इतना एक्स प्राप्त करेगा, अगर यहां होगा तो इतनी मुद्रा के बदले इतना एक्स लेगा, अगर यहां होगा तो इतनी वस्तु के लिए इतनी मुद्रा का त्याग करेगा यहां से यहां तक। और अब वहां जब चलेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो IC1 है वो मुद्रा और वस्तु के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर रहा है, और उन संयोगों को जो उपभोक्ता के लिए एक जैसे हैं, समान हैं। और बाजार मूल्य के आधार पर जब वो व्यवहार करेगा तो ये इस मूल्य रेखा पर कहीं संतुलन में होगा, और पीछे हम पढ़ चुके हैं उपभोक्ता वहां संतुलन में होता है जहां पर उसका अनधिमान वक्र उसकी मूल्य रेखा को स्पर्श करता है। तो नीचे वाला वक्र तो मूल्य रेखा को स्पर्श नहीं कर रहा, वो तो काट रहा है। इस नाते इस वक्र के किसी बिंदु पर वो नहीं रहेगा। एक बिंदु यहां मिल रहा आपको, यहां, तो इस पर भी वो शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इस बिंदु पर मान लीजिए हम इसको कोई ए नाम दे दें ऐसे, इस बिंदु पर कीमत रेखा इसको काट रही है
और जब कीमत रेखा काटती है तो अधिकतम संतुष्ट का बिंदु नहीं होता, बिंदु उसके ऊपर कहीं होगा जहां उसको स्पर्श करेगी। इसका मतलब ये उसके लिए पहले अनधिमान वक्र पर कोई भी बिंदु उपभोक्ता को स्वीकार्य नहीं होगा, और जो बिंदु स्वीकार्य होगा वो होगा E1, जहां पर उपभोक्ता का ये दूसरा वाला IC2 वक्र उसको स्पर्श कर रहा है, और ये बिंदु उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने वाला बिंदु होगा। संस्कृत की सारी शर्तें वहां लागू हो रही हैं। कीमत रेखा को अनधिमान वक्र स्पर्श कर रहा है, अनधिमान वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर है, और इस तरह से संस्कृत की शर्तें पूरी हैं, तो उपभोक्ता यहाँ पर व्यवहार करेगा, और व्यवहार जब करेगा तो OQ मात्रा खरीदेगा। और अब देखिए उसके पास है क्या, देखिए E1 बिंदु पर उसके पास संयोग क्या है, OQ मात्रा है वस्तु की, और इतनी मुद्रा है OS1, ये मुद्रा है। तो उसके पास कुल मुद्रा कितनी थी, OP मुद्रा कुल थी, कुल मुद्रा OP थी, और इस OP मुद्रा में से OS1 अभी उसके पास है, खर्च कितना कर दिया उसने, PS1। इसका अर्थ ये हुआ कि E1 बिंदु पर जब उपभोक्ता है तब उसने OQ वस्तु खरीदी है और उसके लिए PS1 मुद्रा खर्च की है। लेकिन बाजार में जाने के पहले अगर उससे पूछा जाता कि आपको OQ के लिए कितनी मुद्रा देने के लिए आप तैयार हैं, तो उपभोक्ता अपने इस अनधिमान वक्र IC1 के आधार पर निर्णय लेता और वो यहां रहता, और अगर यहां होता तो वो ये कहता कि हम मतलब E2 बिंदु पर उसके पास OQ मात्रा होती, मुद्रा की मात्रा OS2 होती, इसका मतलब PS2 मुद्रा वो खर्च करने के लिए तैयार था। तो उपभोक्ता बाजार में जाने के पूर्व E2 बिंदु पर होता, E2 बिंदु पर होता और OQ के लिए कितना, PS2 मूल्य देता, देने के लिए तत्पर होता, तैयार था वो देने के लिए तत्पर है इतना मूल्य। लेकिन जब वो बाजार में यहां संतुलन में गया E1 पर, तब वह OQ के लिए वास्तव में मूल्य देता है PS1। मूल्य कम देना चाहता था, ज्यादा देना कितना चाहता था, जो मूल्य देने के लिए वो तैयार था वो मूल्य है PS2, और जो मूल्य वो वास्तव में देता है वो है PS1। और अब आ गया कंज्यूमर सरप्लस, कितना मिला उसको, मूल्य देने के लिए जो तैयार था वो है PS2, ज्यादा है PS2, और जो मूल्य देता है वो है PS1। और इसलिए जो उपभोक्ता को लाभ मिला हमारे इस चित्र के अनुसार, वो लाभ है यहां से लेके यहां तक, S1 S2, ये है उपभोक्ता का अतिरेक इस चित्र में। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हिग्स ने भी उपभोक्ता के अतिरेक को अनधिमान वक्रों की सहायता से दिखा के ये एक तरह से स्वीकार किया कि मार्शल ने जो उपभोक्ता के अतिरेक के संदर्भ में अवधारणा विकसित की है, जो विचार प्रस्तुत किया है, वो सही है और शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और इस तरह से इस अवधारणा को एक बार एक नई स्वीकृति मिल गई, पहचान मिल गई। अब हम आपको बता सकते हैं कि उपभोक्ता का अध्ययन हम क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या है। और अर्थात में इस अवधारणा, जैसे कई लोग आलोचना कर रहे थे कि इस बात से क्या मतलब कि उपभोक्ता क्या सोचता है, क्या करता है, कितनी उपयोगिता। हमको तो इससे मतलब है कि वास्तव में व्यवहार में बाजार में जब जाएगा, जो मूल्य है उस पर जो खरीदारी करने का निर्णय लेता है वही निर्णय है। और घर में बैठ के क्या सोचता है, अपने दिमाग में क्या सोच रहा था, क्या नहीं हुआ, जो हुआ हो रहा है वो अध्ययन करें। लेकिन वास्तव में इस अध्ययन का अर्थशास्त्र में अपना महत्व है। कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर बहुत गहन अध्ययन, जिसमें मैथमेटिक्स और आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का प्रयोग होगा,
हम यहाँ पर बहुत सिंपल वे में आपको कुछ लाभ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ता का अध्ययन अर्थशास्त्र में यदि हम करें तो हमको यहाँ या इन संकल्पनाओं को समझने में मदद मिलती है। एक कहते हैं कि एक सैद्धांतिक पक्ष पर हम आपको ध्यान दिलाएं। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं और जहाँ से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है, उनके पुस्तक के बाद से ही, उस पुस्तक में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको संक्षेप में हम लोग कहते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी। वहाँ से ही अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में विकसित हुआ। तो उन्होंने मूल्य को 2 मूल्यों का उपयोग किया था एडम स्मिथ ने। एक को कहा था वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, और एक को कहा था वैल्यू इन एक्सचेंज। इसको कहते हैं वैल्यू इन यूज का मतलब उपयोग मूल्य। किसी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो उसका महत्व हमारे लिए कितना होता है। और ये कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। इसका मतलब है किसी के लिए जो मूल्य हम चुकाते हैं विनिमय करते के समय, वो होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। और जब उपभोक्ता का कंसेप्ट आया तो इन दोनों शब्दों की बड़ी अच्छी व्याख्या कर दिया उसने कि वो मूल्य जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है वो वैल्यू इन यूज है। क्योंकि अगर वो वस्तु का उपभोग करेगा तो वो महसूस कर रहा है कि हमको इससे इतना उपयोगिता मिलेगी। और वास्तव में जो बाजार मूल्य निर्धारित होता है, वो बाजार का जो वास्तविक मूल्य है वो वैल्यू इन एक्सचेंज है, क्योंकि उपभोक्ता उसी के आधार पर वस्तुओं की खरीदारी करता है। तो इस प्रकार से हमें उस सैद्धांतिक एक तरह से दृष्टिकोण को समझने में ये उपभोक्ता का अतिरेक का जो कंसेप्ट है, संकल्पना, हमें मदद पहुंचाती है। इस दृष्टि से कहा जाता है ये अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमारे लिए उपयोगी है। और 2 बिंदुओं पर मैं ध्यान दिलाऊं। सरकार जो है वस्तुओं पर कर लगाती है। आप कहते हैं वस्तुओं पर जो भी कर लगते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। और इन वस्तुओं को पर जो मूल्य लगता है, कर लगता है, वो मूल्यों में वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं से या वसूला जाता है। तो जब भी कर वस्तुओं पर लगता है तो उपभोक्ताओं पर इसका भार जाता है। और सरकार क्योंकि कल्याणकारी राज्य होती है, चाहती है कि जनता को कम से कम परेशान किया जाए, तो कर को इस तरह से लगाया जाए कि उनके ऊपर भार न पड़ने पाए। और इसके लिए आवश्यक है कि जिन वस्तुओं पर आप कर लगा रहे हैं और उपभोक्ता वस्तु के मूल्यों में वृद्धि के रूप में उस कर का उपयोग कर रहा दे रहा है, तो ये पता लगाएं कि क्या उपभोक्ता देना चाह रहा है कर, या देने की क्षमता कितनी है, विरोध तो नहीं करेगा सरकार का, या जनता के ऊपर इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो अगर उपभोक्ता के अतिरेक का अध्ययन किया जाए और ये हम पता लगाएं कि किन किन वस्तुओं में उपभोक्ताओं को अतिरेक मिल रहा है, मतलब कि वो वस्तु का मूल्य ज़्यादा लेने के लिए तैयार हैं लेकिन बाजार में मूल्य उसका कम है, और कौन कौन ऐसी हैं जिन पे वो अतिरेक नहीं है। तो जहाँ पर उपभोक्ताओं को अतिरेक मिल रहा है, अगर उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ाए जाएं तो उपभोक्ता विरोध भी नहीं करेगा और सरकार को अतिरिक्त आय भी मिल जाएगी वहाँ कर बढ़ा के। और अगर ऐसी जगहों पर सरकार ने कर बढ़ा दिया जहाँ पर उपभोक्ता को अतिरेक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो विरोध कर सकता है, वस्तुओं की मात्रा को घटा सकता है। और अगर उपभोग को अगर वो घटाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे, सरकार की आय पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि अगर अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के अतिरेक का अध्ययन किया जाए विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में, और तब इस जानकारी के आधार पर यदि अपने कर की संरचना को सरकार डेवलप करे, कर की दरों को निर्धारित करे, तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी और जनता का प्रतिरोध भी उसको नहीं करना पड़ेगा, और इस प्रकार से ये एक बहुत बेहतर स्थिति होगी। आइए दूसरे, तो करों के निर्धारण में सरकार को ये मदद करता है। एक और व्यक्ति है जिसको एक अधिकारी कहा जाता है, मोनोपोली। आगे बढ़ेंगे और पीछे पढ़ के आप कई लोग जानते हैं। एक अधिकारी का मतलब ये होता है एक ऐसा उत्पादक जो बाजार में अकेला है और सारी वस्तु की पूर्ति वही करता है।
और अगर बहुत सारे ज़्यादा भी हों, लेकिन इतने ज़्यादा न हों कि प्रतियोगिता प्रबल हो उनमें, तो भी उत्पादक में एकाधिकार का कुछ न कुछ गुण रहता है, अर्थात वह वस्तु के पूर्ति को नियंत्रित करता है। तो जहाँ कहीं भी एकाधिकार का तत्व है और वहाँ पर, और एकाधिकारी को हम जानते हैं कि क्योंकि अकेला है और उसका लाभ कमाना उद्देश्य होता है और वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उतना लाभ कमा लें जितना हम कमा सकते हैं, तो उपभोक्ता से वो वस्तु की अधिकतम कीमत वसूलने का प्रयास करता है। और क्योंकि बाजार में दूसरा प्रतियोगी है नहीं वस्तु को उत्पादित करने वाला, इस नाते उपभोक्ता भी विवश है मूल्य देने के लिए, लेकिन उतने देगा जितने उसकी देने की आप कह सकते हैं उपयोगिता मिलती है वस्तु की, अधिकतम मूल्य उतना देगा। लेकिन कई बार अगर उपभोक्ता के व्यवहार उसका अतिरेक का अध्ययन न हो तो कई बार उत्पादक या एक अधिकारी को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि उपभोक्ता अधिकतम कितना मूल्य देने के लिए तैयार है, और हो सकता है कि वो अपनी वस्तु का मूल्य कम लगा दे। जितनी लागत उत्पादित करता है उस मूल्य को ज़्यादा रखता है, लेकिन ये मूल्य कितना ज़्यादा रखा जाए, जैसे हम कह सकते हैं लाभ की मार्जिन वो 20% रखे कि 30% रखे, 50% रखे। अगर उसको पता हो कि लोग 20% से ज़्यादा नहीं देंगे तो फिर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। और अगर उसको पता हो जाए, अगर अध्ययन हो तभी पता चलेगा कि लोग 50% ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं और मूल्य वो 20% पर तय किए बैठा है, तो उसको लगेगा अरे अभी तो मूल्य बढ़ाया जा सकता है। तो एकाधिकारी को ये फायदा हो सकता है कि वो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ता के अतिरेक का अगर अध्ययन होता हो तो वो उपभोक्ता से अधिकतम मूल्य वसूल सकता है। तो अधिकारी के दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता की दृष्टि से नहीं। एक अधिकारी का जो लक्ष्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, उसे मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ता के अतिरेक का अध्ययन मदद करेगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब हम देखते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो हम जानते हैं कि तमाम ऐसे देश हैं जिनमें किसी वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है, या वो ज़्यादा सस्ती उस वस्तु को बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। दूसरे देशों में अभी वो टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है, तो वो दक्षता नहीं है, या जो भी उस वस्तु के बनाने में परिस्थितियाँ हैं वो उनके उतनी अनुकूल नहीं जितनी दूसरे के हैं, तो वहाँ पर उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है, वहाँ कीमतें ज़्यादा होती हैं। और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों दृष्टि से फायदा होगा। अगर आप वस्तुओं का आयात करते हैं, मान लीजिए आप अमेरिका से कोई वस्तु मंगाते हैं, भारत में वाले जब इस वस्तु को बनाते हैं तो मान लीजिए वो 100 रुपये में बनती है, अमेरिका वाला उसको 80 रुपये में बना देता है। और जैसे हम कहें व्यापार अगर स्वतंत्र हो जैसा आजकल है, तो अमेरिका से हम वस्तुओं को मंगाएंगे, भारत में भारत की बनी वस्तुओं को 100 में बना खरीद रहा है, मान लीजिए दोनों क्वालिटी एक जैसी है, और जब अमेरिका से आएगी तो 80 में आएगी। अब सरकार यहाँ कोई एक फायदा यहाँ है कि यहाँ 100 में बिक रही है यहाँ की वस्तु, अमेरिका वाली 80 में आ गई है, और इसको भी हम चाहें तो 100 में बेच सकते हैं। वो क्या कर सकता है, उस पर कस्टम से ड्यूटी लगा देगा या तट कर, आयात कर, और वस्तु के मूल्य में अगर वो 20 रुपये आयात कर लगा तो 80 + 20 = 100 हो जाएगा, तो अमेरिका की वस्तु 100 में आएगी। और कम भी कर दे, अगर 10% लगा तो 90 में आएगी, तो 10% उसको उस वस्तु पर कर लाभ मिल गया और सरकार की आय बढ़ गई। और यही लाभ जो है वो अमेरिका में जो उस वस्तु को बना रहे हैं, जो भारत को निर्यात कर रहे हैं, वहाँ के निर्यातक हैं, उनको भी ये फायदा होगा कि अगर उपभोक्ता का अतिरेक का उन्हें ज्ञान हो तो वो सोच सकते हैं कि भारत वाले तो 100 रुपया इस वस्तु का मूल्य हमें दे सकते हैं, अमेरिका में तो हम 80 में बेचते हैं, लाओ भारत में 90 में बेच देते हैं, तो 10 रुपया फायदा हो जाएगा। तो अगर विश्व के विभिन्न देशों में उपभोक्ता के अतिरेक के अध्ययन हुए हों तो उनको देख के हम अपने वस्तुओं के आयात और निर्यात संबंधी निर्णय ले सकते हैं। उससे उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों को भी फायदा होगा और सरकार को भी अपनी आयात और निर्यात कर नीति निर्धारित करते समय, आयात निर्यात करों को लगाते समय वो उनका फायदा ले सकते हैं। जैसे भारत की कोई वस्तु हो,
हम सस्ती बनाते हों, अमेरिका में महंगी बिकती हो। हमें एक साल का याद है कि इंग्लैंड में गर्मी बहुत पड़ गई और इंग्लैंड में पंखे नहीं बनते क्योंकि वहाँ डिमांड ही नहीं है। तो उस गर्मी के लिए भारत से एसी और इन सब की मांग बढ़ी। भारत में पंखे बनते हैं तो वहाँ नहीं बनते, तो अब बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो भारत से पंखों की मांग हुई। अब पता चला कोई पंखा हमारे यहाँ 2000 का बिकता है और हमको लगा कि इंग्लैंड वाले गर्मी से परेशान हैं, इस पंखे के लिए 3000 मूल्य वो देने के लिए तैयार हैं। तो हमने क्या किया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे उनको और अपने यहाँ 2000 में बेच रहे हैं, उनको 2500 में 2800 में बेच देंगे, तो 800-500 का रुपया भारत सरकार को या यहाँ देश के निर्यातकों को होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात करते समय या वस्तु आने वाली वस्तुओं पर बाहर से या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर जो कस्टम्स ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी हम लगाते हैं, उनके निर्धारण में भी हमें सरकार को मदद मिल सकती है और इस प्रकार से वो अपनी आय को बढ़ा सकती है। आयातक निर्यातक अपने लेन देन को इसके अनुसार सुनिश्चित करके अपने व्यापार में फायदा उठा सकते हैं। एक और लाभ इसका बताते हैं कि उपभोक्ता का अतिरेक किसी देश के आर्थिक स्थिति का द्योतक बताता है। वो आर्थिक स्थिति का ये द्योतक, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो देश जितना ही विकसित होगा उस देश में वस्तुएं उतनी ही अच्छी और उतनी ही सस्ती बनेगी, और जब अच्छी बनेगी, सस्ती बनेगी, तो उपभोक्ता को अतिरिक्त वहाँ मिलेगा ज़्यादा। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि जिस देश में उपभोक्ता का अतिरिक्त ज़्यादा होता है जिस वस्तु के संदर्भ में, वो देश विकसित माना जाएगा, और दूसरा देश जहाँ पर उपभोक्ता को कम अतिरिक्त मिलता है वह विकसित होगा। तो इस प्रकार अगर उपभोक्ता के अतिरिक्त का अध्ययन हो तो विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों और देश के भीतर ही विभिन्न क्षेत्रों, जैसे हम कह सकते हैं कि पंजाब और तमिलनाडु की हम तुलना कर लें, असम की तुलना कर लें और देखें कि कोई वस्तु वहाँ कितने में बिकती है, यहाँ कितने में बिकती है, वहाँ कितने में बिकती है, कितनी लागत है यहाँ बनाने में, वहाँ बनाने में। और हम जानते हैं कि हमारे अपने देश में ही इतनी विविधता है कि विभिन्न क्षेत्रों में वही वस्तुएं सस्ती महंगी होती हैं और अच्छी कुशलता से बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ये उपभोक्ता का अतिरेक का अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि कौन देश ज़्यादा विकसित है, कौन कम विकसित है, और विद इन कंट्री, देश के भीतर के भी विभिन्न क्षेत्रों में हम विकास और अल्प विकास या कम विकास का अध्ययन कर सकते हैं। तो उपभोक्ता का अतिरेक का अध्ययन हमें ये भी सूचना देता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का अतिरेक उपभोग का एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में कम से कम ये बात अब हम भली भांति जान गए हैं कि ये कंसेप्ट मार्शल ने जो डेवलप किया है, इस कंसेप्ट का अर्थशास्त्र के अध्ययन में महत्व है, इसे अर्थशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए और इनको हम अर्थशास्त्र के एक विषय के रूप में मतलब ये स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हिक्स ने भी इस चीज़ को मान लिया और तमाम तरह से इसके फायदे भी हमारे लिए हैं। इस नाते अब ये निर्विवाद विषय है और इसको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं और हमारा एक चैप्टर होता है। तो आप देख लें कैसे अर्थशास्त्र उपभोक्ता का अतिरेक है क्या, ये कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इनका अर्थशास्त्र में महत्व क्या है। एक प्रश्न ये आपका बन सकता है और इसको आप बड़े बेहतर ढंग से समझ के और लिख सकते हैं। आज का चैप्टर यहीं इसको ख़त्म करते हैं और फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।